जिस दिन ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आता, किसी न किसी बहाने से वो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल होना था। इजराइल को बहुत पुराना शौक था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करें इनसाइड ईरान। ये उनको पुराना शौक था जो उन्होंने अपना शौक पूरा किया। और नरेंद्र मोदी को शौक ये था कि वो इनसाइड पाकिस्तान हमला करे। और चौथा ये भी ऑप्शन है कि मुनीरी ने कहा हो भैया ना बुलाओ, काहे फड़वा रहे हो, काहे फंसा रहे हो यार। इकोनॉमिकली तो इंडिया इज़ मच बेटर, ठीक है, और इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं हमारे साथ। अभी हमारे बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। कि मुनीरी ने कहा हो कि भैया परेड वरेड में ना बुलाओ, मैं फंस जाऊंगा, तुम मुझे फंसा दोगे। लेकिन बोटियों पे पड़ रहे हैं अमेरिका की, तो इनको तो फंसना था। मोदी जी ने को बुलाया गया, मोदी जी ने कहा मुझे नहीं आना, बात खत्म हो गई। लेकिन जब इसको बुलाया गया, ए मुनीर इधर आ, तो इसको जाना पड़ा। पूरा जो ये गेम रचा जा रहा था, ये नोबेल प्राइज का रचा जा रहा था। इंडो पाक जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके सीज फायर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये गेम रचना शुरू कर दिया था, जो बार बार वो पानी पी पी के ये बोल रहा था कि ये सीज फायर मैंने करवाया है, मैंने करवाया है, मैंने करवाया है। इंडिया पहले दिन से मना कर रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक मोहर लगवानी थी अपनी इस बात पर कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर, दो न्यूक्लियर नेशंस का, मैंने करवाया है और इसके लिए मुझे नोबेल मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे आसान चारा कौन सा होगा, सबसे आसान मुर्गी कौन सी होगी छीलने के लिए। तो किसी ने कहा कि ऐसा है ना, मुनीर को बुला लो, वो मना भी नहीं कर सकते, उनकी कोई औकात भी नहीं है, और उनको परेड में तो हम बुला नहीं सकते भाई, इतनी इज्जत नहीं दे सकते। यूएसए की फौज का मामला है, घर बुला के कमरा बंद करके खाना वाना उसको खिला दो, समझा दो, और कोई मीडिया वाला भी अंदर नहीं होगा कि तुझे बाहर निकलकर तेरे देश को, तेरी सरकार को क्या बोलना है। जब इसने वहां खाना वाना पेट भर के खा लिया, तो साहब इसको जो हुक्म मिला था वो तो इसको निभाना था। तो साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया, किसके लिए? 2026 नोबेल पीस प्राइज। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की, और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे, तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। फिलहाल सूरत हाल ये है कि ईरान सीज फायर के लिए साथियों मान गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रुथ पर लिखा कि दोनों पार्टियां मेरे पास आई, मैंने चौधरी ने बैठ के दोनों का फैसला कराया और दोनों सीज फायर को मान गए हैं। लेकिन इस बात पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब का ट्वीट आया है, उसको मैं साथियों ज्यादा गंभीरता से लेता हूं। तो वो साहब क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं, सैयद अब्बास साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, कि हम पहले भी ये बोल चुके हैं कि ये अटैक करने इजराइल ने शुरू किए थे, हमने नहीं शुरू किए थे। फिलहाल हमारा सीज फायर को लेकर या हमारे ऑपरेशंस को रोकने को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सुबह 4 बजे तक इजराइल अटैक करने ईरान के ऊपर बंद कर देगा तो हमारी कोई नियत, हमें कोई शौक नहीं है। इस ट्वीट से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब के जानिब से आया है, ये स्पष्ट है कि ईरान फिलहाल सीज फायर के लिए मान गया है। उधर इजराइल ने भी ये कहा है, नेतन्याहू ने, कि हमारा लगभग काम टारगेट जो था वो पूरा हो चुका है। ये भी बता दूं कि कल उन्हीं न्यूक्लियर स्टेशंस पर जहां अमेरिका ने अटैक किया था, फिर से कुछ चीजें बच गई थी, उसको सुनिश्चित करने के लिए कल फिर इजराइल ने वहां पर अटैक करे हैं। तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये सीज फायर देखने को मिल सकता है।
जो यूएसए की बेस कतर में थी, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी इनकी जो बेस है, वहां पर ईरान ने 16 मिसाइल दागे। एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक मिसाइल जाकर वहां बेस पर गिरा है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी शुक्रिया किया ईरान का कि आपने अटैक से पहले जो हमको बता दिया था, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया। और साथ में एमिर ऑफ कतर ने ईरान को यह धमकी दी है और यह चताया है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल अटैक कतर के अंदर किया, भले वो यूएस बेसिस पे करेंगे, तो हम ये मानेंगे कि आप ये अटैक हमारे ऊपर कर रहे हैं और इजराइल के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम आप पर अटैक करने शुरू कर देंगे। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमारी आपकी कल चर्चा हुई थी, पहले से होती आई है कि ईरान कह रहा है हम उसको बंद कर देंगे, जिससे 25% ऑयल की सप्लाई दुनिया की डिसरप्ट हो जाएगी। लेकिन साथ में मैंने आप लोगों को यह भी बोला था, उसको बंद करने के लिए ईरान की भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब वहां पर सी माइंस लगाई जाएंगी तो उनसे कोई भी जहाज 100% सेफ नहीं रहेगा। उधर ये तेल सारा चाइना जाता है, तो अमेरिका ने चाइना से ये रिक्वेस्ट की है कि तुम ईरान को ये समझाओ कि इससे तुम्हारा भी नुकसान होगा, बाकी इकोनॉमी का भी नुकसान होगा, ईरान का भी नुकसान होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना करे। लेकिन यहां पर ताज्जुब है कि यूएई बीच में कूद पड़ा और यूएई ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो होती रहे, मेरी पाइपलाइंस अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है। हाँ, पूरा 25% नहीं, पर काफी हद तक ऑयल आप मेरी पाइपलाइन जिनका भी जाना है यूज कर लें और हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद बड़ी थूथू हो रही है। ओआईसी में एर्दोगान की स्पीच हुई 19 मिनट की। 19 मिनट में एर्दोगान ने 13-14 बार इजराइल का नाम लिया, लेकिन B-2 बॉम्बर जहां से उड़े थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का नाम एर्दोगान ने अपनी 19.5 मिनट की पूरी मैंने सुनी, एक बार भी नाम यूएसए का नहीं लिया गया। उधर इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने एक इवन प्रिजन हुआ करती है ईरान में, उसको हिट किया है। ये एक पॉलिटिकल प्रिजन थी जहां पे सालों साल से लोगों को रखा जाता था जो रिजीम के खिलाफ आवाज उठाते थे। इजराइल ने प्रिसीजन बॉम्बिंग करके उसकी एक दीवार गिरा दी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके वॉच टावर डिस्ट्रॉय कर दिए और मेन गेट पर उसके बॉम्बिंग कर दी। जाहिर से बात है इजराइल की ये नियत है कि इसके चलते वहां से पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाहर आ जाएं और ईरान में एक इंटरनल उथल पुथल मच जाए। इसके अलावा साथियों, एक वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करती थी। किसका डिस्ट्रक्शन? इजराइल का डिस्ट्रक्शन। किसके हाथों? ईरान के हाथों। 2015 में एक बहुत बड़े पब्लिक फंक्शन में आयतुल्लाह खमानी साहब ने यह ऐलान किया था कि आज से 25 साल बाद यानी 2040 तक इजराइल खत्म हो जाएगा और पूरा एरिया स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बन जाएगा। तो 2017 में इस उनकी बोली बात को कमेमोरेट करने के लिए वहां पर एक वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन लगवाई गई थी 2017 में। 8,411 डेज उसमें लिखे गए थे 2017 में कि इतने दिन बाद इजराइल बर्बाद हो जाएगा। और वो वॉच पर डे एक अपना टाइमर की तरह आगे बढ़ के माइनस होती रहती थी कि इजराइल का निस्तो नाबूद होना, खत्म होना, इजराइल का वर्चस्व खत्म होना धीरे धीरे कैसे कम होता जा रहा है। तो इजराइल ने प्रिसीजन अटैक कर कर वो वॉच भी डिस्ट्रॉय कर दी है। और इस वॉच के पीछे जो कहानी है, इस ऐसी वॉच और यही वो चीज है जो मैंने अपने 2-3 दिन पहले वीडियो में बोली थी कि भाई क्यों लोग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्यों? क्योंकि 1979 से ईरान ने बार बार दो चीज दोहराई, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। डेथ अमेरिका की ये नहीं कर सकते, डेथ इजराइल की कर सकते हैं, कर सकते हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कि वो तेल अवीव पर जाकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, और वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइमर जो प्रतिदिन चल रहा था। इन तीनों चीजों को जब मिलाते हैं तो क्या ये सामने स्पष्ट नहीं हो जाता कि जिस दिन ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आता,
किसी न किसी बहाने से वो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल होना था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन कह रही है, जिसको कल इजराइल ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका, इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है वो अपने मज़मूम मकासद में किस हद तक कामयाब होगा। भारत का नाम मैंने इसलिए लिया कि इसराइल के साथ जो भारत के इस वक्त जो खुफिया राब्ते हैं, कि अगर जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत ये अटैक किया है, और इसी तरह अगला जो हदफ है उनका वो पाकिस्तान हो सकता है। और हमने रिसेंटली इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें हमने ये देखा कि इसराइल वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने फौरी तौर पर इस अटैक को इंडिया की जो सॉवरेनिटी का मतलब जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था, उसको कहा कि जी ये इनका हक है और इन्होंने जो हमला किया है उसको जस्टिफाई किया है इन्होंने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ओपनली अपनी मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स में ये बात की है कि जो ट्रेंड मिलिटेंट्स थे, एजेंट्स थे जो इसराइल के, वो भारतीय प्लान के मुताबिक उन्होंने पहलगाम का अटैक करने में सारी जो साजिश है वहाँ पर तैयार हुई। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स किए गए उनमें भी इसराइली मावनत आपने देखी। इसराइली साख्ता असला इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, और फिर इसराइल की तरफ से जो इंटेलिजेंस थी उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो इस तनाज़ुर में अगर हम देखते हैं तो ये बात कहना बिल्कुल हरगिज़ भेजा ना होगा कि जो इस वक्त इस नेक्सस की नज़रें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हैं। लेकिन अब जब ये जंग जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है और इतनी बड़ी हैवी बॉम्बिंग्स जो है वो ईरान की उन न्यूक्लियर साइट्स पर की गई है। ईरान जो एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है, उसकी तमाम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी बड़ी सख्त निगरानी जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी करती है। अगर उसके साथ ऐसा हो गया है तो फिर तो ये एनपीटी भी और ये तमाम एटॉमिक एजेंसी जो है ये बेसूद साबित हुई है। और वो ममालिक जिन्होंने आज खुद अपना डिटरेंट डेवलप किया, पाकिस्तान है, खुद इसराइल है और शुमाली कोरिया है, आज उनके जो हमारे कम अज कम जैसे हम कह सकते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर कबीर खान और शहीद जुल्फिकार भुट्टो, ये तीन जो लोग थे और बहुत सारे लोग जिन्होंने इस पूरे एटमी प्रोग्राम की हिफाजत की और इसको आगे बढ़ाया, उनका फैसला सबका दुरुस्त था। वरना पाकिस्तान जिन दो ममालिक ने मगरबी दबाव में आकर अपने एटमी प्रोग्राम खत्म किया, लिबिया और ईरान, उनका हाल आज आप देख लें। असल इशू जिस मैं फिर कहूंगा, असल इशू ये है कि जिन ममालिक ने बशमूल पाकिस्तान हिम्मत करके अपना एटमी प्रोग्राम खुद डेवलप किया, वो आज सुरखरू हैं, और जिन्होंने मगरबी दबाव में आकर अपना प्रोग्राम खत्म किया या कमजोर किया, वो लिबिया तबाह हो चुका है और ईरान के ऊपर हमला जारी है। उसने हमारे केस में तो सीज फायर कराया इंडिया के साथ, और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर उसने वो हमलावर हो गया। इस चीज़ की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आज मजम्मत हुई, लेकिन उन्होंने अपने एलामिये में अमेरिका का नाम नहीं लिखा। इसकी कोई ख़ास वजह है? मतलब पढ़ने वाले को तो ये समझ ही नहीं आएगी कि वो किसकी मजम्मत कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो अब खमेनी ने क्या किया, उसको पता कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है। पहले जो समतल था एरिया वो किया इसराइल ने, उसके बाद जमीन के नीचे जो कुछ था तबाह कर दिया अमेरिका ने आधे घंटे के अंदर। अब खमेनी ने एक चिट्ठी भेजी है पुतिन को। अब जो चिट्ठी भेजी है, फोन पे भी बात कर सकता था, फोन पे बात करी पुतिन के साथ खमेनी ने, और उसको बोला मैं चिट्ठी भेज रहा हूं। भाई अगर तुमने फोन वो करा ही था तो बता देता तुम्हें चाहिए क्या है, लेकिन अगर चिट्ठी भेजी है तो हमें जो पता लगा है कि वो ये है कि पुतिन को एक गिफ्ट मांगा गया है जिसका नाम है छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें अच्छा डैमेज किया जाए या अमेरिकन का या इसराइल का, क्योंकि 72 होर्स के पास पहुंचने की जल्दी है खमेनी को, और खमेनी को मालूम है उसे पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दो चीजें बोल दी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसके लिए रजीम चेंज करनी जरूरी है, कि अगर ये रजीम सीधी नहीं होती है तो सीधा हमें करना आता है। खमेनी को मालूम है उसके दिन नंबर्ड है, तो क्या इसीलिए उन्होंने लव लेटर भेजा है पुतिन को कि न्यूक्लियर बॉम्ब, छोटी सी तो अच्छा है, एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब दे दीजिए। तो इसके बाद बात करते हैं
ये हो रहा है, प्लस अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है खमेनी को लेकर। और क्या इसीलिए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी दिया है भारत के ऊपर। भाई मुझे लगता है कि पूरे अमेरिका में आज प्रदर्शन चल रहा है सड़कों के ऊपर, ईरानियंस वहां पर पूरा हड़कंप मचाया हुआ है। मुझे लगता है कि पुतिन को, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाहिए कि अमेरिका में अमेरिकन को ट्रैवल एडवाइजरी दे दे कि आपको अमेरिका में ट्रैवल नहीं करना, अनसेफ कंट्री है, भारत के ऊपर देने के बजाय। लेकिन इसके ऊपर सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ, क्योंकि बड़ी इनकी नजर रहती है छोटी छोटी बारीक चीजों के ऊपर, जिससे जब डॉट्स जोड़ते हैं तो बहुत कुछ समझ आता है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर नॉलेज, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपकी सारी एनालिसिस को, तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड प्लीज नाउ टेल अस दैट लव लेटर which Khamenei has sent to our Putin and Jai Shri Ram. जय सिया राम। देखिए, खमेनी को अपनी पावर, जितनी पावर इसके पास, मुनीर के पास थी, क्या थी, वो हमेशा ये कहता था हमारे पास एटमी हथियार है, हम पे अगर तुमने अटैक किया तो हम एटम बम फोड़ देंगे, ठीक है। वही जो है फितूर खमेनी के उस पे है, जो कर रहे थे जहां पर भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो साइट सब तबाह हो गई है। तो अब उनका क्या कहना है, न्यूक्लियर बम मिल जाए, वरना एक पेलोड से कम जब होता है तो उसको कहते हैं डर्टी बम। डर्टी बम मिल जाए, कुछ मिल जाए, समथिंग एटॉमिक, जिससे वो इजराइल के ऊपर फेंक सके। और इजराइल एक बहुत छोटा देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो अगर वहां पे न्यूक्लियर कंटेमिनेशन होते हैं तो लगभग सारे जीव उसकी जद में आ जाएंगे। इस चीज को और अधिक ताकतवर बनाता है अगर इनके पास या तो डर्टी बम आ जाए, मतलब कम पेलोड का न्यूक्लियर बम, या फिर इटसेल्फ फुल पेलोड का न्यूक्लियर बम आ जाए। अब मांगा किससे है, ये मांग सकते हैं नॉर्थ कोरिया से, ये मांग सकते हैं चाइना से, और ये मांग सकते हैं रशिया से। नॉर्थ पाकिस्तान कोरिया, और तो पाकिस्तान के हम हैं ना, वहां पे 4 रिक्टर स्केल के भूकंप आ रहे हैं, वहां हम हैं, वहां हमने कुछ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान इनको देने की वो नहीं है, फिर पाकिस्तान से ही कैसे मांगेंगे। इनकी जो टॉप लीडरशिप है अभी पाकिस्तान के कारण खत्म हुई। पाकिस्तान के एक एयरबेस को यूज करके ईरान पे अटैक किया गया है। पाकिस्तान सामने आ तो जाए, खमेनी पहले फाड़ के पाकिस्तान को खाएगा, उसके बाद यूएस की ओर मुंह करेगा। इसलिए पाकिस्तान अगर चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। मुनीर को बोलना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए कि हम ईरान के लिए, आप भले ही लिप सर्विस करते रहिए कि हम ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक किया उसको हम कंडेम करते। भाई साहब, प्लेन ने आपकी भूमि से उड़ान भरी है, आप कंडेम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जितना बोलेंगे आप अपने ऊपर फोकस लेंगे, और वो फोकस वो वाला होगा ना जो सर्कल्स वाला होता है, जिसके बीच में आप डार्ट या तीर मारते हैं, निशाने वाला वो सर्कल आएगा आपके ऊपर। तो शांत बैठिए। चीन चीन ने अपनी माइट दिखा दी पाकिस्तान के ऑपरेशन से दूर में। सच बता रही हूँ, ईरान कभी चीन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। पता नहीं क्या फटे क्या ना फटे, कुछ घर में ही फट जाए तो लेने के देने पड़ जाए। चीन ने अपनी गुणवत्ता साबित कर दी है। अब आ जाते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास इतने नहीं है कि वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके, तो अब देगा कौन, देगा तो सिर्फ एक रशिया। लेकिन वो क्यों नहीं दे सकता, वो उसका कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है जेलेंस्की से। जेलेंस्की को उर्सुला वॉन डर लायन पीछे से हवा भरती जा रही है उसके गुब्बारे में। अब अगर इसको रोकना है तो वो काम पुतिन का, वो ट्रम्प करेंगे। और ट्रम्प को अगर तुमने गुस्सा कर दिया ईरान को न्यूक्लियर बम दे करके, तो जेलेंस्की को वो चार थमा देंगे। आप समझे, अगर ईरान को न्यूक्लियर रशिया देता है तो यूक्रेन को न्यूक्लियर आर्म्स अमेरिका दे देगा। हिसाब बराबर। हाँ जी, इसलिए पुतिन ऐसी कोई काम नहीं करेंगे। वैसे भी वो एक जिम्मेदार नेता है,